हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवाह, जो कि क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है और इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। जो भी सारे टॉपिक होंगे उन्हें एक ही वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एक शब्द आया है जिसको आप अपवाह कहते हैं और एक होती है अपवाह। दोनों चीजों को समझ लो, एक तो है ये अपवाह और इससे ही मिलता जुलता होता है एक अफवाह। अफवाह का मतलब होता है, समझते हैं कि नहीं, अफवाह का मतलब होता है कोई फालतू की कोई ऐसी रूमर फैला देना या कोई फालतू की बात फैला देना, गलत बात को फैला देना, वो अफवाह कहलाती है। फैलने जाती जो बात, गलत बात लोगों के दिमाग में कि अफवाह फैल गई है। ये अफवाह की बात नहीं कर रहे, हम अपवाह की बात कर रहे हैं। पा और फा का फर्क है, याद रखेंगे। लिखने में गलती नहीं करेंगे कि आप अपवाह की जगह अफवाह लिखा है तो पूरा मतलब ही खत्म हो गया, चौपट कर दिया फिर आपने सबको। समझ रहे हैं? तो हम अपवाह की बात कर रहे हैं, मतलब कि क्या होता है, इसको हम ड्रेनेज कहते हैं या ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब अपवाह शब्द जो है वो एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र यानी क्या कहेंगे आप इसको? रिवर सिस्टम कहेंगे। रिवर सिस्टम की ये व्याख्या करेगा, रिवर सिस्टम को ये बताएगा। रिवर में सिस्टम लगा दिया, बोले सर ये सिस्टम क्या है? रिवर और सिस्टम का मतलब क्या हो गया? रिवर और इसमें आपने जो सिस्टम ऐड किया है इसका मतलब क्या होता है? रिवर से तो हमें समझ में आ रहा है कि रिवर का मतलब नदी से हो जाएगा, और नदी को आप धारा भी कहते हैं, धारा को आप सरिता भी कहते हैं। ये सारी बातें तो समझ में आ रही हैं। मतलब ये सब चीजें जल वाली बातें आप कर रहे हैं कि ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? जल से जुड़ी हुई है या पानी से जुड़ी हुई है। अब ये सिस्टम का मतलब क्या हो गया? तो रिवर जो होती है उसको, एक नदी को आप रिवर कहेंगे, कोई एक धारा को आप रिवर कहेंगे। मान लीजिए कि कोई एक धारा ये जा रही है, इसको आप रिवर कह रहे हैं। अब ये ऐसा तो होगा ना, ये केवल एक जारी कहीं से जा रही होगी, कहीं घूमते जा रही होगी, कोई नदी नाले को लेते जा रही होगी, साथ में कहीं गड्ढे में गिर रही होगी, कहीं बाढ़ ला रही होगी, कहीं मैदान बना रही होगी, ये सब कुछ कर रही होगी। ये सारे सिस्टम को, ये सारी चीजें जब मिला देते हैं हम उसमें, मतलब कि अगर मैं कहूं कि सिस्टम के अंदर हम इसकी सहायक नदियां मिला देते हैं, इसके द्रोणी क्षेत्र को मिला देते हैं। क्या क्या मिला देते हैं? सहायक नदियां मिला देते हैं और इसका द्रोणी क्षेत्र शामिल कर देते हैं। तो द्रोणी क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जो बेसिन एरिया है उसको हमने जैसे ही शामिल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? इसको कह देंगे आप सिस्टम कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? इसको सिस्टम आप कह देंगे, सिस्टम हो जाएगा। तो समझ में आई बात कि रिवर सिस्टम का मतलब क्या होगा? नदी तंत्र। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक नदी यहां पर जा रही है, ये आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये नदी जा रही है, देख रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां आप ये देख रहे होंगे, ये घर मकानों से होते हुए, पहाड़ों से निकलते हुए नदियां इसमें मिलती चली जा रही हैं, मैदानों से नदियां आ रही हैं, ये मिलती चली जा रही हैं। कुछ यहां से ये कुछ पानी यहां इकट्ठा हो गया, इससे आ रही हैं। कुछ यहां घर मैदानों से फिर नदी यहाँ पानी यहां पर आ रहा है, कुछ यहां से ये पानी आ रहा है। तो ये सब इकट्ठा करते हुए पूरा एरिया क्या बनेगा? पूरा एरिया इसका कैचमेंट एरिया। तो ये नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर क्या हो जाती हैं? उसको क्या कहते हैं? नदी तंत्र आप कह देते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र आप कह देते हैं, नदी और उसकी सहायक नदी को मिलाकर। अब भारत के भौगोलिक मानचित्र को आप देखते हैं तो आप नदी निर्माण के बारे में भी देखेंगे ना, नदी निर्माण के बारे में भी देखेंगे कि नदी का निर्माण कैसे हुआ है। कई सारी छोटी छोटी धाराएं, छोटी छोटी सरिताएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड पर देखा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि नदी का निर्माण होता है। अब यहां पर मैप पर नदियां कैसे, जितने भी ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं यहां पर मैप पर, ये प्राकृतिक मैप पर, तो वो सारी क्या है? नदियों को बताती हैं, वो सारी रिवर्स को इंडिकेट करती हैं। नदी का अगर आप देखेंगे तो नदी कैसे चलती है, तो एक जगह से इसका उद्गम होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है जहां से निकलती है, और ये इसका गंतव्य है जहां पर पहुंचती है। और पहुंचती कहां कहां पर है? जहां पर ये पहुंचती है, और पहुंचने के पॉइंट क्या हो सकते हैं? किसी झील में पहुंच सकती है, किसी समुद्र में पहुंच सकती है, किसी महासागर में पहुंच सकती है। ये क्या होते हैं? इनके डेस्टिनेशन पॉइंट हो सकते हैं, गंतव्य पॉइंट हो सकते हैं। द्रोणी क्या है? तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाह, मतलब जो रिवर सिस्टम बना था, नदी तंत्र का मतलब क्या हो गया? नदी और उसकी सहायक, नदी और सहायक, इनके द्वारा, इसको रिवर सिस्टम कह देंगे, इनके द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? वो अपवाह द्रोणी उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अपवाह द्रोणी कहा जाता है, अपवाह द्रोणी कहलाता है। क्लियर?
अगला जल विभाजक क्या है, जिसको आप वाटर डिवाइडर कहते हैं। जल विभाजक से मतलब आपको क्या निकल कर आएगा, किस चीज को आप जल विभाजक के रूप में देखेंगे। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो है वो जल विभाजक हो सकता है। कोई ऊंची चीज है तो फिर पानी इस तरफ नहीं जा पाएगा और इस तरफ का पानी इस तरफ नहीं जा पाएगा, उसको जल विभाजक कहेंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो ऊंची जगह है, ये वाली ऊंची जगह आप देख पा रहे होंगे, तो आप देखते होंगे कि यहाँ की नदी का पानी इस तरफ जा रहा है, यहाँ की नदी का पानी इस तरफ जा रहा है। मतलब ये दो अलग अलग धारा आ है और ये धारा बा है, और इन दोनों का जो अपवाह है वो अलग अलग है। बीच में वो उठी हुई जमीन जो है वो दोनों को जुड़ने नहीं दे रही है। तो उठा हुआ भाग ये क्या इसने क्या बता दिया, ये जल विभाजक बन गया। क्या बन गया, जल विभाजक बन गया। ठीक, तो ये अपवाह द्रोणियां एक दूसरे से अलग हो रही, तो हमेशा क्या होगा जल विभाजक, तो हमेशा जल विभाजक आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो होगा क्या, कि पर्वत होगा या कोई उच्च भूमि होगी जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को आपस में मिलने से रोकेगा। वो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे हम जल विभाजक। देखो इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, कि सबसे पहले हम देखेंगे भारत में अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, नदियां कौन कौन सी हैं, कैसी हैं। फिर इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है यहां पर कि भारत में जो हिमालय की नदियां हैं, है ना, जो हिमालय की नदियां हैं जिनको हिमालयन रिवर कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर क्या है। झील्स के बारे में पढ़ना है, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि इनका क्या अहम भूमिका रहती है या क्या इंपॉर्टेंस है ना। और नदी प्रदूषण, रिवर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो ये हमें क्या है, ये हमारे टॉपिक होंगे जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है, जिनको हमें यहाँ पर कवर करना है। अब सबसे पहले भारत में अपवाह तंत्र, अपवाह को हम जान चुके थे, अपवाह को हम जानते हैं कि जो नदी तंत्र है इससे ही मिलकर बनता है। अपवाह को हम जानते हैं कि नदी तंत्र से मिलकर ही बनता है। और अपवाह तंत्र कैसे तैयार होता है, नदी तंत्र से, ही हमें पता है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण जो है, भारत में अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण है वो मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होगा। अगर बहुत ऊंचाई से निकल रही है कोई नदी तो बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, और ऊंचाई ज्यादा नहीं है तो दूरी कम तय करेगी। कैसे क्षेत्र में बह रही है, अगर समतल क्षेत्र में बह रही है, ये मुलायम मिट्टी पर बह रही है, तो कई सारी नदियां उसमें मिल सकती हैं और वो नई मिट्टी का निर्माण भी कर सकती है। सब कुछ किस पर निर्भर होगा, भौगोलिक आकृतियों पर। भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में खासतौर से बांटा गया है। किसमें, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां, इन दो मुख्य वर्गों में भारतीय नदियों को यहां पर बांटा गया है। ये नदियां भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होती हैं। दोनों में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में। हिमालय की नदियां अगर आप देखें तो ये 12 मासी है, मतलब इनमें साल भर, वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, आप देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल आ रहा है कि ऐसा होने के पीछे कारण क्या है, तो ऐसा होने के पीछे कारण क्या है कि ये वर्षा के साथ साथ बर्फ के पिघलने से भी जल प्राप्त कर लेती हैं। इनके मतलब अगर हम कहें तो इन्हें जल प्राप्ति के दो स्रोत हो गए। क्या हो गए, जल प्राप्ति के दो स्रोत हो जाते हैं। कौन कौन से दो स्रोत हो जाते हैं, एक तो वर्षा हो जाती है और एक बर्फ हो जाती है। इन दो तरीकों से इनको जल मिल जाता है, इस कारण से इनके पास जल पर्याप्त मात्रा में रहता है। अगर यहाँ की मुख्य नदियों की बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अगर आप देखें हिमालय के उत्तर से निकलने वाली नदियां, तो हिमालय के उत्तर से निकलने वाली नदियां जो हैं वो एक तो सिंधु है और दूसरी ब्रह्मपुत्र है। और ये दोनों नदियां उत्तर से निकलती हैं और एक पूर्व की तरफ बहती है और एक पश्चिम की तरफ बहती है। और जब दोनों भारत में प्रवेश करती हैं तो दोनों के द्वारा गार्ज का निर्माण किया जाता है। गार्ज मतलब क्या हो गया, पहाड़ को काट देंगे तो कुछ इस आकार की घाटी बन जाएगी, कुछ इस आकार की घाटी बन जाएगी, ऐसी घाटी तैयार हो जाना, और ये क्या कहलाती है, ये गार्ज कहलाती है। सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गार्ज बनाया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दिहंग गार्ज बनाया जाता है ना। सिंधु नदी सिंधु गार्ज बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी दिहंग गार्ज बनाती है। हिमालय की नदियां जो है वो हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति से लेकर, है ना, अपनी उत्पत्ति से लेकर समुद्र तक लंबा रास्ता तय करती हैं और ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। इसी बीच में ये क्या करती हैं, ये गार्ज का निर्माण करती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ काट कर ये नदी ऐसे कुछ निकलती चली जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ये गार्ज का निर्माण यहां पर करती है।
नदी की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? तो हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति से लेकर समुद्र तक लंबा रास्ता तय करती हैं और तब इनकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। जब शुरू में निकल रही है तो इसको हम ऊपरी भाग कहते हैं, फिर मध्य भाग कहलाता है, फिर निचला भाग कहलाता है। 3 पार्ट में पन्ने तोड़ा। जब शुरू से निकलेगी तो ऊपरी भाग, तो यहां पर क्या होगा, तीव्र अपरदन की क्रिया आपको देखने को मिलेगी और नदी अपने साथ क्या करेगी, भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करेगी, मतलब अपने साथ बहाकर लाएगी, चूंकि ऊपर से बह रही है। मध्य भाग क्या होगा, यहां पर नदी विसर्प करना स्टार्ट कर देगी और बाढ़ वाले मैदानों का निर्माण होगा। और यहां पर आपको इस प्रकार की गोखोर झील भी देखने को मिल सकती है। इस गोखोर झील का निर्माण भी आप देख सकते हैं। निचले भाग में आप देखेंगे गोखोर झील बन गई है ना, गोखोर झील बन गई, गोखोर झील बन गई, साथ ही साथ डेल्टाओं का निर्माण भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये डेल्टा का निर्माण हो गया। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डेल्टा का निर्माण हो गया। ये नदी की कुछ अवस्थाएं हैं, ऊपरी अवस्था, मध्य अवस्था और निचली अवस्था, और ये लंबाई के आधार पर, ये खास तौर से हिमालय की नदियों के अंदर हमने बात करी है। प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो अधिकांश आपको मौसमी है, इनका प्रवाह जो है वर्ष भर नहीं रहेगा। इनका प्रवाह, इनमें जो प्रवाह है वो वर्षा पर निर्भर करता है और वर्ष भर नहीं होगा। शुष्क गर्मियों में ये नदियों का जल घट जाता है। अगर आप देखें तो लंबाई भी इनकी कम होती है हिमालयी नदियों की तुलना में। साथ ही साथ अधिकतर नदियां ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूरब की तरफ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को अगर आप देखते हैं तो 3 तंत्र आपको मिलेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों लंबी हैं और महत्वपूर्ण हैं। सिंधु नदी तंत्र, अगर इसका उद्गम देखते हैं तो एक झील है मानसरोवर झील, उसके पास चिमाई युंडुंग ग्लेशियर से निकलती है और कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर आप देख पाते हैं। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर आप इसकी कुल लंबाई देख पाते हैं। प्रवाह अगर देखें, फ्लो देखें अगर आप सिंधु का, तो ये तिब्बत से निकलती है, उद्गम स्थल हो गया। कहां पर निकलती है? यहां पर मानसरोवर के पास से निकलती है। कहां पर निकलती है? मानसरोवर के पास से निकलती है। फिर ये भारत में आती है तो भारत में इसके द्वारा लद्दाख के अंदर एक गॉर्ज का निर्माण करते हैं। लद्दाख के अंदर एक गॉर्ज का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिंधु गॉर्ज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सिंधु गॉर्ज के नाम से जानते हैं। फिर ये पाकिस्तान में जाती है तो वहां के गिलगित प्रांत में, फिर उसके बाद बलूचिस्तान प्रांत में, इन दोनों के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर अटक में आती है। अटक के आगे मीठनकोट नामक एक जगह है, वहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां सब मिल जाती हैं। यहाँ पर सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम सब एक दूसरे से मिल जाती हैं। इस जगह को पंच नदी के नाम से भी जानते हैं। तीनों मिल जाती हैं और फिर सिंधु के नाम से आगे बढ़ती है। और उसके बाद ये जब सिंधु के नाम से आगे बढ़ती है तो इसका डेस्टिनेशन कहां हो जाता है, गंतव्य कहां हो जाता है? तो गंतव्य आप देखेंगे कि अरब सागर में आपको इसका गंतव्य देखने को मिलेगा। तो ये इसका फ्लो आप देखेंगे, प्रवाह आप देखेंगे। भारत के अंदर इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे जौस्कर, नुब्रा और सियोग। नुब्रा को कई सारी जगह नुब्रा भी लिखते हैं। नुब्रा की एक घाटी है, अपन कभी बात भी करेंगे उसके ऊपर। तो जौस्कर, नुब्रा और सियोग, ये नदियां, सियोग, हुंजा, ये नदियां इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर मैं बनाऊं यहां पर, तो आप देखेंगे ये सिंधु निकल रही है। ये सिंधु निकल रही है। अब अगर आप देखते हैं कि सिंधु निकल रही है ये, तो आप पाएंगे कि ये वाला इलाका तो आप पा रहे हैं कि ये तिब्बत हो गया, मतलब चीन, ये उद्गम यहां से हो गया। ये पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये आप जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के अंदर देख सकते हैं। ये पीओके वाला इलाका आ जाता है, तो यहां पर आप गिलगित की बात कर सकते हैं। फिर यहां से वो कौन सा पहाड़ी इलाका जो आप बलूचिस्तान वगैरह की बात कर रहे हैं, फिर यहां के बाद फिर क्या कह रहे हैं, अटक की तरफ ये निकल कर आता है। और ये 5 नदियां आप यहां पर देखें तो ये मीठनकोट करके जगह है, ये कहां पर? मीठनकोट करके जगह है, यहां पर मिल जाती है। आप चाहे तो ये 5 नदियों को यहां पर देख भी सकते हैं। ये आपकी आ गई है झेलम, ये आ गई है चिनाब, और ये आ गई है रावी, और ये आ गई है क्या? ब्यास। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो कहा गया है कि ये कहां से निकली, तिब्बत से निकली है। तिब्बत के बाद भारत, भारत के बाद फिर ये पाकिस्तान की तरफ चली गई है और यहां पर एक गॉर्ज बनाती है। इसको क्या कहते हैं? सिंधु गॉर्ज के नाम से इसको जाना जाता है। सिंधु का मैदान जो है उसका ढाल जो है वो बड़ा धीमा आपको देखने को मिलेगा। ढाल बड़ा धीमा है, बहुत स्लो है। मैदान का 1/3 भाग भारत में
और इसके बाद बाकी का बचा भाग पाकिस्तान में। भारत में भी कहां पर? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में है। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में होता है, ये भारत पाक के बीच में होता है। और ये किस चीज से लेकर संबंधित है? तो ये जल समझौता है, जल समझौता है एक प्रकार का। और इस जल समझौते में सिंधु की कुछ नदियां, जो ऊपर की नदियां हैं वो 3, और उन 3 नदियों के जल पर नियंत्रण पाकिस्तान को, बाकी की बची नदियों के ऊपर नियंत्रण भारत को दिया गया। ये सिंधु जल समझौता आपको यहां पर बताया गया 1960 का है। अगला आता है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा की 2 धाराएं निकलती हैं शुरुआत में, एक गंगोत्री से निकलती है एक धारा जिसको आप भागीरथी कहते हैं, और एक अलकनंदा। ये देवप्रयाग नामक एक जगह है, कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, वहां पर मिल जाती है। तो यहां के बाद जो धारा है वो क्या बन जाती है? गंगा के नाम से फिर ये आगे बढ़ती है। तो इसकी एक धारा हो गई जिसको आप भागीरथी कहते हैं, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, दूसरी अलकनंदा कहलाती है, जो दोनों आकर उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है और फिर वहां से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा हरिद्वार के पर्वतीय भागों को छोड़कर क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और इसमें कई सारी सहायक नदियां भी मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां आप देख पाएंगे कि कई सारी नदियां आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखेंगी गंगा के अंदर, है ना। कई सारी नदियां गंगा के अंदर आप मिलती हुई यहाँ पर देखेंगे। देखो मैं आपको बताऊं गंगा कैसे कैसे ट्रेवल करती है, ये आपको बताता हूं। हमने देखा था सबसे पहले एक कि ये यहां से 2 धाराओं में निकली, और 2 धाराओं में निकलने के बाद ये दोनों धाराएं मर्ज हो जाती हैं। एक का नाम था भागीरथी, एक का नाम क्या था? भागीरथी, और एक क्या थी? अलकनंदा। एक क्या थी? अलकनंदा। फिर यहां से ये कुछ इस तरीके से चली और ये इलाहाबाद के पास जाकर, ये इलाहाबाद के पास जाकर इसमें एक और नदी मिलती है, इसकी सबसे समीप की जो सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? जिसको आप यमुना के नाम से जानते हैं। क्या है? यमुना। तो यमुना को अगर आप देख रहे हैं तो ये हिमालय से ही निकल रही है, लेकिन मिल रही है कहां से? किसी भी नदी का हमें किनारा निकालना हो तो हम क्या करें? उस नदी के तरफ मुंह कर लें, उसके बहते हुए डायरेक्शन की तरफ मुंह कर लें, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला राइट। तो यमुना कहां से आकर मिल रही है? राइट साइड से आकर मिल रही है, दाएं तरफ से आकर मिल रही है। गंगा इसके बाद आगे बढ़ती चली जाती है गंगा के नाम से, फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है और इसकी कई 2-3 ब्रांचें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहां पर भी इसका नाम गंगा है, फिर यहां पर भी इसका नाम गंगा है। गंगा के बाद ये पश्चिम बंगाल में इसकी 2 ब्रांच जाती है, इसको हुगली कहते हैं, ये हुगली कहलाती है, और इसको भागीरथी भी कहते हैं, यहाँ पर भागीरथी भी कहते हैं इसको, या गंगा भी कहलाती है, गंगा की मुख्य धारा ये कहलाती है। अब इसमें ऊपर से एक नदी आती है जिसको आप ब्रह्मपुत्र के नाम से कहते हैं, वो भी इसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। और ये नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी जिसको आप क्या कहते हैं? मेघना या बराक, वो मिल जाती है। फिर आकर ये अपनी अलग अलग वितरकाओं में ये नदियां क्या होती हैं? बट जाती हैं। तो यहाँ पर जो मुहाना इनके द्वारा तैयार किया जाता है वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं गंगा का मुहाना, और वो क्या बनता है? वहां पर डेल्टा की आकृति आपको देखने को मिलती है। अब इसमें जो सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलेंगी वो सब बाईं तरफ से आएंगी, और जो प्रायद्वीपीय होंगी वो सब दाईं तरफ से आएंगी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी क्या है? हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आकर फिर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर उसके समानांतर बहते हुए मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी ये सब कहां है? नेपाल से निकलती है, ये सब नेपाल से निकलती है। इस कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां वो जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बना देती हैं, इनसे वो जमीन जो है वो काफी उपजाऊ हो जाती है। गंगा की लंबाई अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 2500 किलोमीटर है। अगर आप देख रहे हैं गंगा, यहां से गंगा की बात की जा रही है तो 2500 किलोमीटर की लंबाई आप गंगा की देख पाएंगे। एक शहर है जिसको आप अंबाला के नाम से जानते हैं, वो सिंधु और गंगा इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। अंबाला से सुंदरवन तक आपको एक मैदान देखने को मिलेगा जो फैला है, जिसको गंगा का मैदान कहते हैं। लंबाई आप 1800 किलोमीटर देख पाएंगे। इसकी ढाल में गिरावट भी बहुत कम है, 300 मीटर की गिरावट आप देखेंगे तो आप प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में केवल 1 मीटर ही गिरावट देखेंगे। प्रति 6 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 मीटर की आप गिरावट ढाल में देख पाएंगे यहाँ पर। और इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। विसर्प आप जानते हैं रेंगते हुए, तो ये कई सारे अच्छे मैदानों को भी विकसित करती हैं। कई मैदान भी इनके द्वारा डेवलप किए जाते हैं। ये गंगा नदी तंत्र आप देख लीजिए। यहाँ पर गंगा नदी की जो हम बात कर रहे हैं,
ये गंगा नदी आई, ये चली गई। अब ये तो इसकी दो धाराएं हो गई, फिर यहां से गंगा के नाम से, अब इसमें कई सारी, अब ये यमुना इसमें मिली, ये गई यमुना, अगर आप देख पा रहे ये यमुना इसमें मिल जाती है। फिर इसमें आप देखें ये घाघर मिल जाती है, फिर इसमें ये गंडक मिल जाती है, फिर इसमें ये कोसी मिल जाती है। और यमुना अगर आप देख रहे होंगे तो यमुना नदी ये यहां पर मिल पाती है, ऊपर से ही निकल रही है, कहां मिल पाती है, इलाहाबाद में जाकर मिल पाती है। ये गंगा नदी तंत्र का चित्र आप यहां पर देख पा रहे हैं, उसका नक्शा आप यहां पर देख पा रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों को पूरा करना है। कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करना है? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना है। ये दो खास तौर से इसको उद्देश्य हैं। ये इसकी वेबसाइट है जिस पर आप विजिट करके इसके बारे में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम यहां पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप के कारण होता है। अब इस सुंदरी पादप की खासियत क्या है? तो ये हमेशा कहां पाया जाएगा? तटों के किनारे पाया जाता है। कहां पर? तटों पर, मतलब कि तटों पर आएगा तो इसको खारा पानी ही अच्छा लगता है। और ये पेड़ क्या है? मान लीजिए कि ये पेड़ अगर ऐसे लग गया है यहां पर, तो ये नीचे से जड़ों को लाकर फिर ऊपर ऐसे वापस से निकाल देता है। ऐसे कुछ जड़ें इसकी वापस से निकल कर आती हैं, तो वो बहुत मजबूत बाड़े का काम कर देता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा भी है ना। विश्व का सबसे बड़ा और विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहां पर क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जिसको आप नेशनल एनिमल के रूप में जानते हैं भारत के, है ना। तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के पास है, जहां से गंगा सिंधु निकली थी और सतलुज निकली थी। लंबाई में सिंधु से थोड़ा सा अधिक है ना। लंबाई में अगर आप देखेंगे तो सिंधु से थोड़ा सा अधिक आपको देखने को मिलेगी। अगर सिंधु की लंबाई आपने देखी होगी तो कितनी लंबाई होगी सिंधु की? आपको अगर याद होगा 2900 किलोमीटर के आसपास देख पा रहे हैं, तो इतनी ही लंबाई है ना। तो इससे थोड़ी सी लंबाई ज्यादा आपको किसकी देखने को मिलेगी? यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। और अधिकांश भाग जो है वो भारत से बाहर ही आप इसका देख पाएंगे। ये एक यू टर्न बनाती है जी। कहां पर बनाती है? नामचा बरवा शिखर के पास, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, वहां पर ये टर्न होती है तो ये गॉर्ज का निर्माण करती है। ये गॉर्ज कहां पर बनता है? अरुणाचल प्रदेश में बनता है। गॉर्ज का मतलब क्या हो गया? ये पहाड़ को कुछ इस तरीके से काट देती है ना, ऐसे काट देती है। तो ये कहां पर काटती है? ऐसा अरुणाचल प्रदेश में, और इसी के साथ इसका भारत में प्रवेश हो जाता है। इस गॉर्ज को दिहांग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर इसका लोकल नाम दिहांग पड़ता है इस नदी का, इस कारण से इसको दिहांग कहते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कैनुला और अन्य जो भी नदियां और इसको नाम दी गए हैं। इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसको दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चार नाम आप इसके देख सकते हैं। तिब्बत जो है वो एक ठंडा और सूखा क्षेत्र है, शीत और शुष्क क्षेत्र है। इसी कारण से इस नदी में जल कम था, और जल कम था तो इस कारण से वहां पर सिल्ट कम था। जब वो भारत में प्रवेश करेगी तो ये उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होगा, तो इसमें जल की मात्रा भी बढ़ेगी और सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और ब्रह्मपुत्र जब आसाम में बहेगी और सिल्ट और जल बढ़ गया है तो ये कई धाराओं में बढ़ जाएगी और गुम्फित नदी के रूप में बहने लगेगी और कई सारे नदी द्वीपों का निर्माण करेगी। ऐसा ही एक फेमस द्वीप है जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप देख पाते हैं, उसकी फोटो भी लगाई गई है। ये दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप की फोटो आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है, और ये किसका कारण बनती है? बाढ़ का कारण बनती है। और ये बाढ़ कहां आती है? आसाम में और बांग्लादेश के बहुत से इलाकों में आप देखेंगे वहां पर ये नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण सतह बढ़ जाती है और बार बार ये अपना मार्ग बदलती है, जिससे बाढ़ आ जाती है और जन धन की हानि हो जाती है। अब बात करनी है हमें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदियां भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो है वो कौन कर रहा है? पश्चिमी घाट कर रहा है। पश्चिमी घाट कहां पर है? तो आप देख पा रहे हैं ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ की नदी या तो यहाँ जा रही है या यहाँ जा रही है, बीच में ये पश्चिमी घाट है, मिल नहीं पा रही। इस कारण से क्या कहा गया है कि ये जल विभाजक का कार्य कर रहा है। पश्चिमी घाट से दो तरफ की नदियां निकलती हैं, पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ। पश्चिम की तरफ जो नदियां निकलती हैं, मतलब कि इस तरफ जो नदियां निकलती हैं इस साइड, वो कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। अगर इनमें आप दो नदियों को छोड़ दें, नर्मदा और ताप्ती को, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का उद्गम आप पश्चिमी घाट से नहीं देखेंगे, ये कहीं और से निकलती हैं, पश्चिमी घाट को काटते हुए आगे बढ़ती हैं।
अरब सागर में जाकर गिरती हैं और पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली सभी नदियों के द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण किया जाता है। एक आकृति होती है जब नदी का मुहाने पर अपने मतलब जब नदी किसी सागर या महासागर में मिल रही होती है, तो जब वो मिलने का टाइम आता है गंतव्य पर, तब वो अलग अलग धाराओं में नहीं बढ़ती है, एक ही धारा में जाकर किसमें मिलती है, कोई महासागर या सागर में मिलती है। तो ये स्थिति क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ज्वार नदमुख। जब ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम फिर वहां पर डेल्टा बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहलाता है। पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में से हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जाएंगी और डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, इनके द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं। अब पहली नदी जो है जिसको आप नर्मदा द्रोणी के नाम से जानते हैं, तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है ना। नर्मदा का उद्गम कहां से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से हो जाएगा और ये पश्चिम की ओर किस में बहती है, एक भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब वहां पर एक दरार है तो उस दरार में बहती है, इसी कारण से पश्चिम की तरफ जा पा रही है। समुद्र पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, जैसे जबलपुर में भेड़ा घाट, धुआंधार, ये सब जो हैं ये बहुत दर्शनीय स्थल हैं या मनोरंजक स्थल टाइप के होते हैं जिनका इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। आप नर्मदा नदी चाहें तो देख सकते हैं कि नर्मदा नदी कहां पर जा रही है, ये नर्मदा जा रही है। अगर आप इसको देखते हैं, ये नर्मदा नदी जा रही है ना, ये नर्मदा नदी जा रही है जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। नर्मदा एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। तो ये यहां से निकल रही है अमरकंटक से और कहां जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। क्लियर। ये इसका द्रोणी क्षेत्र है, बेसिन एरिया है। अगर आप देख पाए तो ये निकल रही है और ये इतना बेसिन एरिया आपको देखने को मिलेगा। इसमें कई सारी छोटी नदियां हैं जो इसमें डायरेक्टली आकर मिलती चली जाती हैं, समकोण पर मिलती जाती हैं। नर्मदा द्रोणी जो है वो आपको कहां कहां पर देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे कि नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना आरंभ की गई है। आप इसके बारे में वेबसाइट से जान सकते हैं। वेबसाइट क्या है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है जिसका आप उपयोग करके इसके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक कि अगली नदी की तरफ चलिए। अब अगली नदी है, इसको कहते हैं तापी, है ना। तो तापी द्रोणी के बारे में आपको बात करनी है कि तापी क्या कहलाएगी। देखो अब इसके बारे में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि तापी जो है वो नर्मदा के समानांतर उसके नीचे बह रही है। कहां बह रही है, नर्मदा के समानांतर उसके नीचे बह रही है। तो तापी का उद्गम स्थल जो है, ओरिजिन पॉइंट, वो बैतूल जिले में एक जगह आती है, मुल्ताई। कहां पर आती है, मुल्ताई। बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और यह नर्मदा के समानांतर ये क्या होती है, ये भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा के समानांतर क्या होती है, एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी लंबाई कम है, लंबाई आपको कम देखने को मिलेगी और द्रोणी क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में आप देख पाएंगे। जो इसका एरिया है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आप देख पाएंगे। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए इन तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां आपको कौन कौन सी मिलेंगी, साबरमती आप देख पाएंगे, माही देख पाएंगे, भरतपुझा देख पाएंगे, पेरियार देख पाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तापी का आप मैप देख लीजिए कि तापी कहां पर है। तो तापी का नक्शा आप जब देखेंगे तो तापी ये नदी आ रही है, तापी नर्मदा के जस्ट नीचे। नर्मदा अगर आप देखेंगे तो ये नर्मदा आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि नर्मदा लगभग दुगनी लंबाई के साथ है, थोड़ा सा दुगने से थोड़ा सा कम है। उसके जस्ट नीचे दक्षिण में तापी आप देख पा रहे हैं। अगली नदी की तरफ चलते हैं। तो अब आ जाएंगी हमारी गोदावरी नदियों के ऊपर हमें बात करनी है, मतलब कि अब हम पूर्व की तरफ जो नदियां जा रही हैं उन पर बात करेंगे। तो गोदावरी द्रोणी जो है, तो आप क्या, गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है, याद रखेंगे इसको। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर देखने को आती है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है, लंबाई भी सबसे ज्यादा है। इसका द्रोणी क्षेत्र महाराष्ट्र में लगभग 50%, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में 4 राज्य आपको मिलेंगे। कौन कौन से, महाराष्ट्र की बात हो गई, फिर मध्य प्रदेश की बात हो गई, उसके बाद फिर उड़ीसा की बात हो गई, उड़ीसा के बाद फिर आंध्र प्रदेश की बात हो गई। इन 4 राज्यों में सहायक नदियां क्या देखेंगे, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता। कौन कौन सी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा।
ये इसकी आप सहायक नदियां देख पाएंगे। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं क्या कहलाएगी दक्षिण भारत की गंगा। तो आप देखें, ये हम बात कर रहे हैं यहां पर गोदावरी के बारे में, है ना। तो देखो ये गोदावरी कहां गई, ये है, ये गई। और इस गोदावरी की जो लंबाई आप देख रहे हैं वो लंबाई आपको कितनी बताई गई है, लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर। 1400 कुछ है, 1465 के आसपास आती है, तो लगभग 1500 किलोमीटर। तो अब आप देखो इस पर, ये आप देखें, ये पेन गंगा आ गई, ये इस पर इसकी एक बेन गंगा आ गई, ये एक नदी आ गई, ये एक नदी आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका कवर करी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, ये इलाके आप देखें कि इतने बड़े क्षेत्र में ये देख पाए। तो दक्षिण भारत की नदियों में या प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा इसका द्रोणी क्षेत्र भी बड़ा है और लंबाई भी इसकी अधिक है। अब बात आती है महानदी की। महानदी जो है वो महानदी बात करेंगे, इसका ओरिजिन आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, उड़ीसा की ओर बहती है, लगभग लंबाई 860 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये इसका द्रोणी क्षेत्र है या अपवाद द्रोणी है, जहां जहां की नदियां इसमें आकर मिलती हैं। चाहे तो आप देख लीजिए, ये अगर हम नदी की बात करें तो ये नदी आपको यहां पर मिल गई, ये आ रही है, ठीक। इसमें एक और नदी मिली, फिर एक और नदी मिली, फिर एक और नदी मिली, ये महानदी बन जाती है। ये तीन लाइनें यहां पर दिखाने का मतलब क्या है कि वितरिकाएं हैं, मतलब कि ये डेल्टा बना रही होंगी। जो भी नदी लंबाई ज्यादा तय कर रही है उनके द्वारा डेल्टा ही बनाए जा रहे हैं। अगला आता है कृष्णा नदी। इसका ओरिजिन पॉइंट आप देखेंगे महाबलेश्वर से होता है। कहां से होता है, महाबलेश्वर से होता है। 1400 किलोमीटर लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा ये इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये अपना इनका अफवाह है। तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका अफवाह है। ये कृष्णा नदी अगर आप देख पाए, ये रही कृष्णा नदी। ये रही कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहां से आप देखेंगे नागार्जुन सागर और ये कोलेरू और ये सब देखें आप, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये नागार्जुन सागर बांध इसी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं कि कहां डेल्टा बना रही है। 3-4 लाइनें बनाने का मतलब क्या है कि वितरिकाएं बट गई हैं, ये भी क्या कर रही है, डेल्टा बना रही है। इसके द्वारा भी डेल्टा का निर्माण किया जा रहा है, ठीक। अगला आता है कावेरी। उद्गम जो मिलेगा आपको कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में कुंडलूर करके जगह है, वहां पर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी। 760 किलोमीटर लंबाई है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये इसकी सहायक नदियां। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ये फैला हुआ है। इन नदियां, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे आप देखेंगे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा, ये छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। ये कावेरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आ गई आपकी कावेरी नदी। ये कावेरी नदी। इसके अलावा यहां पर बैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा इन नदियों के बारे में बात की गई है, जो थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगी, जो कहां बहती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो कावेरी नदी के ऊपर आपको कावेरी नदी पर है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। इससे बिजली भी उत्पादित करते हैं, जो मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को सप्लाई की जाती है। भारत का पहला बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पृथ्वी के भाग पर अगर आप देखें तो 71% जल है, जिसमें 97% जल जो है वो कैसा मिल रहा है, लवणीय देखने को मिलता है। 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में होता है। और इस 3% का भी 3/4 भाग किसमें आप देख सकते हैं, बर्फ के रूप में या ग्लेशियर्स के रूप में आप पानी को देख सकते हैं या पा सकते हैं। अब बात करेंगे लेक्स के ऊपर के झीलें क्या कहलाती हैं। तो झीलें क्या है कि पृथ्वी की सतह पर एक गड्ढा हो जाता है, गर्त हो जाता है, उस पर पानी भर जाता है, उसको झील कहते हैं। यह गड्ढा दो प्रकार से होगा, एक प्राकृतिक तरीके से हो जाएगा और एक कृत्रिम तरीके से हो जाएगा।
कृत्रिम तरीके से कहीं पर पानी रोक दिया, गड्ढा कर दिया, कैसे भी कर कर पानी भर देना, वो भी झील बन जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम झील। और प्राकृतिक तरीके से हुआ है तो प्राकृतिक झील। कश्मीर घाटी प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा के लिए, शिकारा इन सब से तो आप परिचित होंगे और जानते भी होंगे। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इन सब पर भ्रमण करते हैं और ये उनके टूरिस्ट, उनके पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु भी होते हैं। अन्य झीलों में आप देखें नौकायान वाली तैराकी के लिए या अन्य जलीय खेलों के लिए भी कई सारी और झीलें प्रसिद्ध हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की खेल या क्रीड़ा होती रहती हैं। अगर आप कल्पना करते हैं और सोचें कि कश्मीर में, नैनीताल में या दूसरे पर्यटक स्थलों में झीलें नहीं होती, तो क्या उतने पर्यटक वहां पर जाते? पर्यटन आकर्षण के लिए झीलों का महत्व क्या है? तो पर्यटन आकर्षण के लिए झीलों का महत्व बहुत है। ये हम देख सकते हैं कश्मीर से, डल झील से, या और जो भी ताल वाली झीलें हैं उत्तराखंड के अंदर, है ना, या हिमाचल के अंदर की झीलों से देख सकते हैं। झीलें मनुष्य के लिए पर्यटन के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप जानते हैं? तो आप बोलेंगे सर हमने तो सोचा नहीं। बिल्कुल हम बात करेंगे कि ऐसा भी होता है और इनके महत्वपूर्ण बात भी हम अभी बात करने वाले हैं। आकार और लक्षणों में ये झीलें एक दूसरे से आपको भिन्न देखने को मिलेंगी। अधिकतर झीलें क्या है? स्थायी आप देखेंगे, परमानेंट टाइप की झीलें देख पाएंगे। कुछ में केवल वर्षा ऋतु में जल होता है, मतलब कुछ अस्थायी हैं तो वर्षा ऋतु में ही जल प्राप्त कर पाती हैं। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी होता है ना, मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हुआ है। एक विसर्प मतलब वही सांप जैसे हो जाना। विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, गोखुर झील बना लेती है। गाय के पैर की आकृति की झील बन जाएगी तो उसको गोखुर कहते हैं। स्पिट तथा बार, जिसको रोधिका कहते हैं, तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट और कोलूरू, ये सब इनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अंतर्देशीय भागों में झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील देख सकते हैं, जो एक खारे पानी की झील है, नमक बनाया जाता है यहाँ से। जल का उपयोग नमक के निर्माण में भी करते हैं, तो पहले ही बात करी कि नमक बनाया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी, मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होंगी। जैसे आप देखें जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं, या आपको देखने को मिलेगा हिमाचल में मिलती हैं, उत्तराखंड में मिलती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो बूलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, है ना, बड़ा पानी और अन्य महत्वपूर्ण झीलें जो है वो भी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों के ऊपर जो बांध बनाया जाता है, तो उस बांध के पीछे भी पानी भर जाता है, उसको भी झील कहते हैं। जैसे गुरु गोविंद सागर झील है, भाखड़ा नागर परियोजना पर आप देख पाते हैं। झीलों का महत्व क्या है? झीलें मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और लाभदायक हैं। झीलें नदी के बहाव को क्या करती हैं? सुचारू बनाने में सहायता करती हैं, बाढ़ को रोकती हैं, मौसम में या सूखे मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करती हैं, जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायता करती हैं कि इनके माध्यम से जल विद्युत भी उत्पन्न हो जाती है, तो इनमें भी ये काम आती हैं। आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को भी सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्रकृति सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ये झीलों के महत्व हैं जो हमने शुरू में बात करी थी। अभी एक स्लाइड पहले, 2 स्लाइड पहले हमने देखा था कि झीलों का हमारे लिए और क्या महत्व है, तो ये महत्व है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे आप कैस्पियन सागर की बात कहते हैं, मृत सागर की बात करते हैं और अरल सागर की बात करते हैं। ये बड़े आकार वाली झीलें हैं जिन्हें समुद्र कहा जा रहा है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का आर्थिक महत्व कैसे है? तो पहली चीज तो ये मूल प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपने जो हमारे जो दैनिक चीजें हैं या हमारी जो जरूरतें हैं, जहां पर भी हमें जल का उपयोग होता है वहां पर हम झीलों या नदियों के पानी का उपयोग कर लेते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के लिए नदियों का जल आवश्यक हो जाता है। सिंचाई हो गई, परिवहन हो गया, नौकायान हो गया, या हमारे और कुछ दूसरे काम होते हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए जानवर रखे हमने, हमारे घर के पास से नदी निकलती, तो हम पानी भर कर नहीं लाएंगे, सारे जानवर ले जाएंगे वहां पर पिला के फिर बांध देंगे, वो ज्यादा आसान काम हो जाएगा।
तट हमेशा से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इस कारण से नदी किनारे कई सारे शहर बस जाते हैं। आप देखें अधिकांश शहर दुनिया भर में जो बहुत खूबसूरत शहरों में से एक होंगे, नदियों के किनारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए और जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का महत्व होता है। और सिंचाई में अगर जल नदियों का उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, जिससे जो अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। वही नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में भी आपको देखने को मिलेगा। नदी संरक्षण योजना जो है, इसका शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के तहत किया गया था। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं और NRCP का उद्देश्य नदियों में जल के प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। साइट दी गई है, आप साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। नदी प्रदूषण, रिवर पॉल्यूशन क्या है? नदी प्रदूषण अगर आप देखें प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण का मतलब हो जाता है गुणवत्ता में कमी हो जाना। नदी जल की गुणवत्ता प्रभावित हो जाना। तो ये प्रभावित कैसे होती है? हमारे घरेलू, कृषि और औद्योगिक मांग के कारण, इन सब के कारण हमारे नदी के जल का जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाती है। परिणाम क्या होता है? नदियों में अधिक जल निकासी, मतलब हम बहुत पानी निकालते, इससे नदी के जल का आयतन घट जाता है। उद्योगों का प्रदूषण, मतलब उद्योगों में जो कचरा होता है वो हम सब नदियों के अंदर डाल देते हैं। अपस्कृत कचरा जो होता है वो नदियों में डाल देते हैं। घरेलू कचरा है नदियों में डालते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है, साथ ही साथ स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता भी घट जाती है। अब नदी अपने आप को स्वयं साफ करने में उतनी सक्षम नहीं होती जितनी पहले होती थी। तो ये नदी प्रदूषण है, और नदी प्रदूषण एक प्रकार के जल प्रदूषण का ही पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रकार का जल प्रदूषण ही ये हो जाएगा। ये हमारे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था जो हमने अभी यहां पर कंप्लीट किया है। तो अब ये हमने पूरा अपवाह के बारे में समझ लिया, नदियों के बारे में समझ लिया, हिमालयी नदियां कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है, उनके बारे में हमने यहां पर जान लिया। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। मतलब कि आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिनके सभी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।